नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज चर्चा होगी नेपाल की, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की। क्या पुरानी सरकारों की तरह वो भी ढह जाएंगे? क्या नेपाल को वो भी नहीं संभाल पाएंगे? एक महीने के भीतर 2 मंत्रियों के इस्तीफे क्या इस बात की गवाही है? और तमाम समस्याएं हैं, वो चाहे संसद का सत्र न चलना हो या फिर तमाम उनके फैसले जिसकी वजह से बवाल मचा हो। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, बहुत उम्मीद थी कि 2008 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो कि स्टेबिलिटी देगी नेपाल को, लेकिन पहले ही महीने में गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के इस्तीफे और सरकार में उथल पुथल। चला पाएंगे कि नहीं? एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। आपको पता होगा कि कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया था कि 100 रुपये से ज़्यादा सामान जब भी आप ला रहे हैं नेपाल में तो आपको कर चुकाना होगा। उस आदेश को बालेन शाह ने वापस ले लिया है। ये थोड़ी देर पहले की खबर है। तो जो भारत नेपाल सीमा पे जो इतना बवाल चल रहा था, शायद वो शांत हो जाए। दूसरा, बालेन शाह के खिलाफ फिर से अर्बन मिडिल क्लास ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है और फिर से वहां प्रदर्शन, घेराव आदि शुरू हो चुके हैं। इसीलिए बालेन शाह ने एक नियम लाया कि छात्र अब राजनीति नहीं कर सकते, मतलब छात्र राजनीति बिल्कुल खत्म। जो शख्स खुद छात्र राजनीति की उपज रहा हो, जिसके लिए यंग जनरेशन सड़कों पर उतरे हों, लाठियां खाई, वो आज कह रहा है कि इस देश में छात्र राजनीति समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि नायक सिर्फ फिल्मों में होते हैं, हकीकत में प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। किसी भी देश का सिस्टम रातों रात नहीं बदलता, उसके पीछे एक बहुत काम करना होता है, डिटेल्स में काम करना होता है, फिर धीरे 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 वो सारी चीजें दुरुस्त की जाती है। अगर कोई आपसे ये वादा कर रहा हो कि मैं रातों रात इस देश को जन्नत बना दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, वो फरेब कर रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 तरह के स्टेप्स किसी भी सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। एक होता है प्रैग्मेटिक स्टेप्स और दूसरा होता है पॉपुलिस्ट स्टेप। तो ये बालेन शाह जाके ऑटो में बैठ जाना और आम लोगों की तरह जीना या फिर मंत्रियों को कहना कि तुम सावधान रहो, ये है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मतलब लोकप्रिय कदम, जो भी कोई भी नेता करते हैं। दूसरा जो काम होता है प्रैग्मेटिक कदम, कि आप देश की नीतियों का निर्धारण कैसे करते हो, पूरा स्ट्रक्चरल उसका रिफॉर्म करते हो कि नहीं करते हो। चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, बहुत तरह के रिफॉर्म करते हो। उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। नौकरशाह वही है, ये आए, तस्वीरें खिंचाई, यंग जनरेशन को मजा आ गया, रैप सॉन्ग खूब गाया। तो अब होगी क्रांति। ले लिए कि 1 साल तक मैं विदेश नहीं जाऊंगा, विदेशी दौरे नहीं करूंगा, अपने बीच क्या फर्क पड़ रहा है? और तो और इन्होंने एक और बेवकूफी की, इन्होंने अपने देश में सारे देशों के राजदूतों को बुलाया अपने पास और फिर उनसे हेकड़ी में बात की। देखिए, नेपाल की जो दुनिया में औकात है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर आप अमेरिका, चाइना, इंडिया, इस तरह के देशों के राजदूतों को बुलाकर डिक्टेट करते हो तो फिर बड़े लोगों का ईगो हर्ट होता है। वैसे भी एक खबर आ रही है, खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने चाइना, इंडिया, रशिया सहित 6 देशों के निगरानी सूची में डाला है। मतलब कि इन पे वॉच रखेंगे और भारत पे वॉच रखने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और नेपाल का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यही 2 जगह हैं जो उनके पिट्ठू हैं। तो हमें इस वजह से भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बालेन शाह के बारे में मैं बता दूं कि कोई भी क्रांति अकारण नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिमाग होता है। ये जो बालेन शाह को हीरो बनाया गया, बालेन शाह हीरो थे नहीं, उन्हें बनाया गया और ये बाकायदा CIA ने बनाया। ठीक उसी तरह जिस तरह कुछ छात्रों को बांग्लादेश में बनाया था, आज उन छात्रों को कोई पूछने वाला नहीं। क्या हीरो जो बनाया गया उसी का अंजाम हम नेपाल भुगत रहा है? नहीं, अभी तक तो बालेन शाह को आगे करके CIA कर रहा है, लेकिन अगर उन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की तो इनका अंजाम भी वही होगा जो कि श्रीलंका के छात्रों का हुआ था, जो बांग्लादेश के छात्रों का हुआ था। या फिर जो क्रांति की कोशिश की गई थी, वो जो पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पे जो हमला करने वालों का हुआ था। तो ये क्रांतिकारी हैं, अपने मास्टर्स के इशारे पर चुपचाप काम करें। हाँ, जनता को रिझाने के लिए गाने वाने बढ़िया गाएं और इस तरह ऑटो में जाते रहें, कुछ सस्ता वस्ता बात करते रहें। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जिससे लॉन्ग टर्म रिश्ते खराब होते हैं, तो ये नेपाल को महंगा पड़ेगा और किसी को महंगा नहीं पड़ने वाला। तो क्या लग रहा है कि 5 साल सरकार चला पाएंगी या फिर नहीं? मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूं कि 5 साल मुश्किल हो जाएगा इनके लिए चलाना।
सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इनके खिलाफ हो चुकी है, जिनके खिलाफ इन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जनता अब धीरे धीरे खिलाफ हो रही है, मधेसी लोग खिलाफ हो रहे हैं। यंग जनरेशन जिनमें इनके प्रति अट्रैक्शन था वो अब खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र उतर आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 बड़े क्रांतिकारियों को देखा है जिन्होंने सत्ता परिवर्तन का ख्वाब दिखाया था। एक क्रांतिकारी था जेलेंस्की, जो यूक्रेन में सब कुछ बदल डालूंगा करके आया था, उसने क्या हाल किया यूक्रेन का देख सकते हैं। दूसरा क्रांतिकारी थे बांग्लादेश वाले, वो भी हमने क्रांति देख ली। अपने देश में 2 क्रांतियां, एक जयप्रकाश नारायण का, दूसरा अन्ना आंदोलन का, जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था। दोनों क्रांतिकारी कैसे कैसे निकले सब किसी को पता है। तो जहां कहीं भी आप उदाहरण से पूछिएगा तो जहां भी इस तरह से हिंसा से सत्ता बदलती है वो परमानेंट कभी नहीं रह पाती। और रूस भी बर्बाद हो गया, यूएसएसआर 14 भागों में बिल्कुल। लेकिन यूरेनियम को लेकर भी एक बवाल छिड़ा हुआ है नेपाल में, वहां चाइना करेंगे, खबरें बनाएंगे वो, क्योंकि क्रांतिकारी खबरें बनाने में मास्टर होते हैं। कम से कम उनका इकोसिस्टम आपको याद होगा, बहुत सारे इस तरह के क्रांतिकारी अन्ना आंदोलन के बाद भी आए थे। आज भी बहुत सारे क्रांतिकारी घूम रहे हैं कि जेनजी सड़कों पर उतरेगा, तो पहलवान आंदोलन, तो किसान आंदोलन, तो पता नहीं क्या क्या, शाहीन बाग आंदोलन, हमने सब देखा है। लेकिन यूरेनियम वाली जो मैं बात कर रहा हूं, जो अमेरिका और चीन की वो जंग है कि नेपाल के यूरेनियम को जो 30 किलोमीटर में है निकालना है चाइना बॉर्डर पे। अगर नेपाल बालन शाह गए अमेरिका की तरफ तो चाइना से दिक्कत, चाइना की तरफ गए तो अमेरिका से दिक्कत, ये यहां मजदार में होंगे अमेरिका और चाइना के बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बालन शाह 3 तरफ से खींचे जा रहे हैं। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका और भारत। भारत का भी कम स्टेक नहीं है नेपाल में। आप याद रखिए कि नेपाल 2 हिस्सों में अगर बांटा जाए तो एक ऊपर पहाड़ है और नीचे मैदान है। पूरा का पूरा मैदानी इलाका भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों का है। और इस वजह से चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर वो डेमोग्राफी वहां चेंज कर रहा था, मस्जिदें और मुस्लिम बसा रहा था, ताकि भारत की वहां पकड़ कमजोर हो जाए। चाहे वो बहराइच का इलाका है, पूरा सीमांचल का इलाका देखिए। ये तो भारत का वहां हमेशा सदियों से रोटी बेटी का संबंध रहा है, हिंदू हिंदू भाई भाई रहा है। वहां योगी आदित्यनाथ को भी पूछते हैं लोग, और आरएसएस का एक संगठन है वो भी अपना काम कर रहा है वहां, उसका नाम कुछ है, शायद नेपाल हिंदू परिषद है वगैरह इस तरह करके। तो ये पूरा इलाका है। दूसरा जो पहाड़ है, पहाड़ में 2 हिस्से हैं, एक है CIA के पकड़ वाला, एक है चाइना के पकड़ वाला। तो चाइना भी वहां पे दखल रखता है। आज तो खैर CIA वाला है वहां पे, उसका भी दखल है, भारत का भी दखल है। तो ये 3 तरफ से खींचे जा रहे हैं। इनको बैलेंस बनाकर चलना ही होगा। जो बैलेंस बना के चलेगा गिरिजा प्रसाद कोइराला की तरह, वही नेपाल पे राज कर सकेगा, या जो राजशाही जिस तरह करती थी। नहीं तो ये वहां ज्यादा क्रांतिकारी बने, बस समझिए कि गिरे रस्सी से। बिल्कुल। और ऐसे में बालन शाह के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, और क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या नेपाल में 5 साल सरकार चला सकते हैं या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने चर्चा की। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।